हेलो स्टूडेंट्स, अगर नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल और थ्योरी आप सॉल्व कर पा रहे हो लेकिन केस स्टडीज़ के बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हो कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह की केस स्टडीज़ आएंगे, तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम नेशनल इनकम के रियल बोर्ड एग्जाम केस स्टडी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बिल्कुल प्रीवियस ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू द बोर्ड ट्रिक टू सॉल्व एनी केस स्टडी क्वेश्चन। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में जो केस स्टडी का हो डेटा को अंडरलाइन कर लो। जैसे इस क्वेश्चन में डेटा गिवन है जीडीपी एट मार्केट प्राइस 5000, एनएफआईए माइनस के 200, इनडायरेक्ट टैक्स 400 और सब्सिडी 100। इसमें हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। फर्स्टली जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे और उसका फॉर्मूला होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए, यानी 5000 प्लस माइनस के 200। सो आफ्टर सॉल्यूशन वैल्यू आ जाएगी ₹4800 करोड़। फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये होता है फॉर्मूला जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का, यानी 5000 माइनस 400 प्लस 100, तो वैल्यू आ जाएगी ₹4700 करोड़। रिमेंबर दैट बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस 100% कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं, तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना और कैलकुलेशन क्लियरली और स्टेप बाय स्टेप शो करना। दूसरी केस स्टडी देखो। इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट एक मिस्टेक कर देते हैं, टोटल सेल्स को जीडीपी मान लेने की, लेकिन जीडीपी का मतलब होता है वैल्यू एडेड, नॉट टोटल सेल्स। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किए जिनकी वर्थ थी 6 लाख रुपए। इसमें कोई भी इनपुट यूज नहीं किया गया था, इसलिए वैल्यू एडेड होगा ₹6 लाख। अब आते हैं मिलर पर। मिलर ने फार्मर से व्हीट खरीदे 6 लाख में और फ्लोर 10 लाख में बेच दिया, तो मिलर का जो वैल्यू एडेड हो जाएगा वो होगा 10 माइनस 6, यानी कि 4 लाख। अब लास्ट में आते हैं बेकर के पास। तो बेकर ने फ्लोर को 10 लाख में खरीदा और ब्रेड बनाकर कस्टमर को 15 लाख रुपए में बेच दिया, इसलिए बेकर का जो वैल्यू एडेड होगा वो होगा 15 माइनस 10, यानी 5 लाख रुपीज। अब याद रखो, जीडीपी कभी भी टोटल सेल्स नहीं होता, जीडीपी होता है टोटल वैल्यू एडेड। तो यहाँ पर जो जीडीपी होगा वो होगा 6 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि 15 लाख रुपीज, और इसी को कहते हैं जीडीपी बाय वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, एक चीज याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में डायरेक्ट या फिर केस स्टडी के फॉर्म में जरूर आता है। थर्ड केस स्टडी में हमें 3 तरह के पेमेंट्स शो किए गए हैं। पहला, ओल्ड एज पेंशन रुपीज 50 करोड़, स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स ₹20 करोड़ और सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ₹200 करोड़। और हमें बताना है कि नेशनल इनकम में कौन कौन सी टर्म्स को इंक्लूड किया जाता है और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। सबसे पहला स्टेप, नेशनल इनकम के बेसिक रूल को याद रखो। नेशनल इनकम का मतलब होता है फैक्टर इनकम, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस को की जाने वाली पेमेंट। अगर कोई सर्विस या प्रोडक्शन नहीं हुई है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। दूसरा स्टेप, हर टर्म को एक एक करके चेक करो। जैसे ओल्ड एज पेंशन है ₹50 करोड़, पेंशन लेने वाले ने ना तो कोई काम किया ना ही कोई प्रोडक्शन की, सिर्फ गवर्नमेंट से फ्री ट्रांसफर मिला, तो पेंशन ट्रांसफर इनकम होती है, इसीलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। दूसरा, स्कॉलरशिप ₹20 करोड़, स्टूडेंट्स ने अभी कोई प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं की, गवर्नमेंट ने हेल्प के तौर पे पैसा दिया है, इसलिए स्कॉलरशिप ट्रांसफर इनकम होगी और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। एंड थर्ड इज सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और वो है ₹200 करोड़। तो एम्प्लॉयज ने अपनी सर्विसेज दी हैं, सैलरी उनकी लेबर की पेमेंट है, इसलिए सैलरी हमारी फैक्टर इनकम होगी और इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ₹200 करोड़। और बोर्ड एग्जाम के लिए ट्रिक याद रखो, पेंशन एंड स्कॉलरशिप ट्रांसफर इनकम, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम एक्सक्लूडेड एंड फैक्टर इनकम इंक्लूडेड। नेक्स्ट केस स्टडी में हमें इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को पहचानना है और जीडीपी का फाइनल कंट्रीब्यूशन बताना है। सबसे पहले याद रखना, इंटरमीडिएट गुड्स जो आगे प्रोडक्शन में यूज होंगे और फाइनल गुड्स जो डायरेक्ट कंज्यूमर यूज करता है। सेम गुड कभी एक ही प्रोडक्ट कभी इंटरमीडिएट भी हो सकता है और कभी फाइनल भी, सिर्फ और सिर्फ उसके यूज पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट है।
अब देखो, मिल्क स्वीट शॉप ने रॉ मटेरियल के तौर पे खरीदा, मिल्क से दूसरा प्रोडक्ट यानी कि स्वीट्स बनाए गए, तो यहाँ पर मिल्क इंटरमीडिएट गुड्स होगा, ऑलरेडी स्वीट्स की वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब स्वीट्स डायरेक्ट हाउस होल्ड्स को बेचे गए, हाउस होल्ड लास्ट कस्टमर होता है, इसलिए स्वीट्स हमारे फाइनल गुड्स होंगे। और जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं ताकि डबल काउंटिंग ना हो। तो जो मिल्क है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, इसलिए हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पर स्वीट्स की वैल्यू फाइनल गुड्स होगी। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन होगा मिल्क इंटरमीडिएट गुड्स और स्वीट्स फाइनल गुड्स, और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी आ जाएगा हमारा ₹3 लाख। बोर्ड एग्जाम के लिए ट्रिक याद रखना, रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं और हाउस होल्ड कंजम्पशन फाइनल गुड्स होते हैं। अगर मिल्क डायरेक्ट घर में बेचा जाता तो वो मिल्क फाइनल गुड्स होता। केस स्टडी को सॉल्व करने की कुछ स्ट्रेटजीज याद रखना, जैसे कि सबसे पहला डेटा को अंडरलाइन करो, दूसरा फॉर्मूला लिखो जिससे हाफ मार्क्स आपके पक्के, और तीसरा ट्रांसफर इनकम को एक्सक्लूड करो, इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड करो और फाइनल आंसर को बॉक्स में लिखो हमेशा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।